अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। आज प्रीलिम्स स्किल्स डे 2। कल डे 1 में हम बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखे थे। आज और कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम फाइल शेयर करते हैं। हाँ, यस प्लीज। चलिए, आपके स्क्रीन पर फाइल नजर आ रही है आपको। कल जो क्वेश्चंस करे थे उसको रिकॉल करते हैं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ठीक है, जो लोग कल का लाइव अटेंड नहीं करे वो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। चलिए, कल जो पहला क्वेश्चन हम देख रहे थे पैटर्न, उसके लिए 2024 से एक सैंपल क्वेश्चन लिए थे। एक पैटर्न होता है जहां पर एक टर्मिनोलॉजी आपको क्वेश्चन में देता है। सो एंड सो टर्मिनोलॉजी इज इन यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सो एंड सो थिंग रिलेटेड विद गिवन ऑप्शन। फॉर्मेट कैसा रहता है? ABCD फॉर्मेट होता है। द टर्म यू मे नो, यू मे नॉट बी नो। तो वहां पर अगर से इन केस अननोन टर्मिनोलॉजी आई एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? यू नीड टू अडॉप्ट दिस अप्रोच। आपको ये अप्रोच यूज करना है। तो ये टर्मिनोलॉजी का बेसिस कैसा है बता अभी। डेट बैक टू 2014 ऑनवर्ड्स ऐसे टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। 2014, 15, 16 एवरी ईयर यू मे गेट 3 to 4 क्वेश्चंस ऑन दिस पैटर्न। तो टर्मिनोलॉजी को क्या करना है आपको? दिए गए ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है आपको, रिलेट करना है आपको, कीवर्ड मैच करना है आपको। तो ये जब चार टर्मिनोलॉजी देखेंगे और क्वेश्चन के तीन टर्मिनोलॉजी है, पम्प्ड, स्टोरेज, हाइड्रो पावर। So only in C there is a keyword matching storage, and hydropower qualifies as energy. So no other option carrying the same keyword. So answer is C. इसका बेसिस कैसा था? प्रीवियस ईयर यूपीएससी पैटर्न 2014, 15, 16 बहुत सारे सवाल आते। एक क्वेश्चन इकोसिस्टम वाला बताया था कल में। एक क्वेश्चन 2022 का पोलर कोड बताया था। तो डायरेक्टली कोड वर्ड वहां पर किसमें था? एक ही ऑप्शन में लिखकर था कोड। फोर आउट ऑफ फोर ऑप्शन कोड एक ही जगह पर लिखकर था वहां पर। ये क्वेश्चन पोलार कोड। ओके, so best describe the term polar code. So you can read it is the international code of safety, and remaining option it is the agreement, it is the set of norms, and it is an agreement. So no agreement, no agreement, no set of norms. It is an international code of safety in polar waters. So polar code सिंगल स्टेटमेंट में कीवर्ड आया था। ये यूपीएससी का पैटर्न होता है। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन में? परेशान होते हैं, यार ये पोलार कोड हम पढ़े ही नहीं, कहां से आ गया सवाल। परेशान हो जाते हैं। सब परेशान होना नहीं है आपको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम कोर्स में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रामानुजा वाला क्वेश्चन भी 2022 का कैसा डील कर रहे थे हम? रामानुजा वी नो teachings of Ramanuja is related to Bhakti movement, and only option which carries the term Bhakti, that is devotion. यहां पर आंसर डायरेक्टली आपका आ गया था, परेशान होने की जरूरत नहीं।
देन अगेन इकोसिस्टम में बेसिक फुल डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्वालिफाइंग टर्मिनोलॉजी चाहिए थी, इन्वायरमेंट। सो ओनली ऑप्शन विच कैरीज इन्वायरमेंट इज सी, डायरेक्ट आंसर आ गया था। तो फर्स्ट पैटर्न हमने चेक कर लिया, सिंगल स्टेटमेंट, वी नीड टू match the given keywords or terminology with the option, then we can arrive at the answer comfortably, वो हो गया। Then some difficult questions, unconventional questions जो unknown source से आते हैं, we cannot predict and we cannot prepare for them. For example, CCO, Coal Controllers Organization, and four statements are there about this unknown topic. How to deal? Yesterday we have seen, first we need to work on the given combination of options. Then out of that we can conclude at least one statement is incorrect or maximum two are incorrect. Then the keywords of the option, Coal Controllers Organization, and what is asking? A role. So first, it is a source of statistic, coal statistic. Second, it monitors, monitoring role. Then it hears any objection to the notification. And last option, it ensures coal mining companies deliver coal to end users in prescribed time. So we know that at least one option is incorrect. So incorrect option will be fourth one. तो हमने आंसर ए निकाल लिया था कल, ये हो गया हमारा। तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रिपेयर नहीं हो सकता ऐसे टॉपिक को। देन नेक्स्ट, सिमिलर अननोन पैटर्न के क्वेश्चंस थे हमारे पास। लुक एट दिस क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमिटी, नो वन नोज व्हाट इज क्रेडेंशियल कमिटी, बट वी कैन arrive at the answer with the help of the word credential here and some option 1 and option 3. Okay, so we have arrived that only 3 will be the answer. And another unknown topic, declaration on forest, New York declaration on forest. How we arrived at the answer? First we have worked on the given options, उसके सेट को, पैटर्न को समझ गए हम। देन व्हेन वी आर रीडिंग द गिवन ऑप्शंस, ओनली कीवर्ड फॉरेस्ट इज हियर, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। सो हियर वी हैव अराइव्ड एट द आंसर ए, ये कल कर लिया हमने। सिमिलरली द क्वेश्चन ऑन वियतनाम, 5 ऑप्शंस आर देयर, बट वी हैव अराइव्ड एट द आंसर वेरी कंफर्टेबली। And another difficult question in 2020, that is cyber insurance for individuals. 4 options are there with all of the above as option, but we have eliminated option number 2 as the question is about cyber insurance for individual, and the option 2 is talking about the hardware, that is cost of a new computer if some miscreant willfully damages it, and moreover if proved so. So many vagueness and conditionalities are there, so we have eliminated this option. So 2 eliminate, directly answer B. So we have seen 5 to 6 unconventional questions from unknown sources. No one can predict, no one can prepare, but we can prepare them in advance with the help of UPSC pattern. Okay, keyword approach. Okay, now we are moving towards some another type of questions. अब नए टाइप के और क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको। सैंपल क्वेश्चन 2020 से लिया मैं। ओके, look at the pattern, 4 options are there, but here we need to find the correct answer with the given pairs, 1 and 2 only, 3 and 4 only. तो यहां पर पेयरिंग होती है। ऐसे पेयर के भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, ऊपर 4 ऑप्शन होता है बट आंसर में 2 की जोड़ियां होती है। इसके लिए भी आप बड़े आसानी से आंसर अराइव कर सकते विदाउट नोइंग सो मेनी थिंग्स अबाउट द गिवन क्वेश्चन।
तो पहले क्या करना है आपको, ये पैटर्न देख लेना है। अच्छा, 4 ऑप्शन दिया, दो दो की जोड़ियां है, ओके बोलना। फिर ये जो डायरेक्टिव पैराग्राफ है इसको पढ़ना। फिर ऑप्शन 1 2 3 4 और फिर इनको आप मैच करना। ठीक है, अब मैं आंसर रीड कर रहा हूं यहां पर ये पैटर्न के। So question is, in India, in India, legal services authorities provide free legal services to which of the following types of citizens? So these are types of citizens. So question is, in India, authorities, legal service authorities provide free legal services to which of the following types of citizens? तो पहली चीज रिकॉल करो, क्या हम ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करते, क्या एडवांस में? नहीं करते, जनरली नहीं करते। बहुत हो गया तो मैक्सिमम हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ लेते जिसमें फ्री लीगल सर्विसेज के बारे में है, या फिर नालसा के बारे में पढ़ लेते, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में पढ़ लेते। बट ये टाइप्स ऑफ सिटीजन्स इतना ज्यादा डेप्थ में कोई भी प्रिपेयर नहीं होता। लेट सपोज प्रिपेयर भी हो गया तो उसको एग्जाम में 5-6 टाइप्स को याद रखना और आंसर लेकर आना नियर टू इम्पॉसिबल थी। 5-5 टाइप के सिटीजन, 6-6 टाइप के सिटीजन को याद रखना डिफिकल्ट होता है। तो व्हाट इज द, तो स्मार्ट अप्रोच क्या है मैं बता रहा हूं आपको, देखिए। तो क्वेश्चन इज, legal service authorities provide free legal services to which of the following types of citizen? First type, persons with annual income of less than 1 lakh. Second, transgenders with an annual income of less than 2 lakh. Third, member of OBC with annual income of less than 3 lakh. Then fourth, all senior citizens. तो 4 ऑप्शन देखिए, लेकिन पैटर्न क्या सजेस्ट कर रहा? Only 2 options are correct and 2 are incorrect. तो हमें ये पैटर्न में फाइंड आउट क्या करना है, मोस्ट इनकरेक्ट या मोस्टली करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है इसमें से, और पैटर्न पे आप फोकस करो। पैटर्न पे फोकस करें तो आपको एक सिमिलैरिटी दिखती, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। Above 3 options carries one condition, that is income condition, income condition। और सबसे ज्यादा क्वालिफाइंग स्टेटमेंट को कैसा पहचानना हम, जिसके पास लेस इनकम है वो क्वालिफाइंग कंडीशन ज्यादा है, बिकॉज लेस इनकम मीन्स फ्री लीगल सर्विसेज के लिए मोर एलिजिबिलिटी। तो जीवन 3 इनकम क्राइटेरिया में से लेस इनकम किसके पास है? ऑप्शन 1 में है। हाँ, पर्सन विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख। तो सबसे कम इनकम वाला गरीब है, वो गरीब तो पहले क्वालिफाई हो जाना। तो ये गरीब आदमी किधर है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑटोमेटिक बी एंड सी कट हो गए तुम्हारे। ओके, बी एंड सी तुम्हारे कट हो गए। अब क्या करना है आपको, रिमेनिंग। अब 1 क्वालिफाई हो गया, सबसे कम इनकम वाला क्वालिफाई हो गया, तो हमारा काम क्या है, आंसर 1 एंड 2 आएगा या 1 एंड 4 आएगा। तो 2 में क्या लिखकर है, इनकम कंडीशन है 2 लाख वाली, और 4 में क्या कंडीशन है, ऑल सीनियर सिटीजन। अब ये दोनों में क्या करना है आपको, दोनों में से कौन ज्यादा सही हो सकता था? तो लेट सपोज ऑल सीनियर सिटीजन। हमारा जनरल टेंडेंसी क्या होता है, अरे भाई सीनियर सिटीजन को तो फ्री लीगल सर्विसेज दे सकते ना, ऐसा सोच लेते हम। बट लुक एट द पैटर्न विच each category having some income as criteria, whether it is a person or senior person, senior citizen person, gender transgender, caste OBC,
बट कॉमन चीज क्या है, इनकम 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 है। तो हाई चांसेस क्या रहते, सीनियर सिटीजन भी आया तो इनकम के साथ आना। कोई करोड़पति सीनियर सिटीजन है तो उसको भी क्या फ्री लीगल सर्विस दोगे क्या तुम? बहुत सारे करोड़पति होते हैं बूढ़े लोग। तो उसके कंपैरिजन में सेकंड ऑप्शन क्या है, एक तो ट्रांसजेंडर है और इनकम भी कितनी है, 2 लाख की है, लेस देन 2 लाख। तो ऑल सीनियर सिटीजन विच में इंक्लूड सम करोड़पति, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, आपका 4 चले गया, तो आपका आंसर आ गया 1 एंड 2, हो गया आंसर। तो समझ में आया? एक तो आप ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते, किताबों में भी पढ़ लिए तो याद नहीं रख सकते, इतने सारे कंडीशंस कौन याद रखेगा। लेकिन उसको आप पैटर्न के हिसाब से फॉलो करें तो आंसर आपको समझ में आया था। तो इसमें हमने क्या किया, ये जो पैटर्न आता है ये पेयरिंग में आता है, 4 ऑप्शन देता है, 2-2 के जोड़ियां, 2 सही रहेंगे, 2 गलत रहेंगे। तो सबसे ज्यादा सही क्या अगर से कर लेते हैं हम, तो ऑटोमेटिक 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर एक ऑप्शन आपको ढूंढना है, वो मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम आगे कोर्स में प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पर समझ में आ गया है क्वेश्चन, आगे बढ़ू। जी सर। हाँ, चलिए और एक नया टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं। अगेन 2020 का पेपर लिया मैं आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 4 इवेंट दिया और क्या बोल रहा हूं आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ बोल रहा हूं, ओके। तो सबसे पहली चीज क्या है, यूजुअली स्टूडेंट्स को सबसे डिफिकल्ट पेपर जो लगता है ना पोर्शन, वो हिस्ट्री का लगता है। और हिस्ट्री में भी जो क्रोनोलॉजी लगाओ बोलता है तो उसको एग्जैक्टली याद रखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब वो भी हिस्ट्री में क्या कर रहा हूं, इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन को अगर से रीड करे ना बच्चा, क्वेश्चन पेपर छोड़ के भाग जाता। कैसे? पहला ऑप्शन दे रहा हूं, राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा। एक तो वो बच्चे को प्रतिहारा मालूम रहना और प्रतिहारा का किंग भोजा मालूम रहना, नहीं मालूम रहते। इतना ज्यादा कौन पढ़ के जाता प्रतिहारा के बारे में। सेकंड ऑप्शन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा अंडर महेंद्र वर्मन वन, देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला बाय प्राकटा वन, देन पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। ऐसा क्वेश्चन देखते ही बच्चा क्या करता मालूम, स्किप कर देता, भाग जाता। पक्का ऐसा क्वेश्चन देखते सब स्किप कर देते, भाग जाते, क्या जरूरत करने की बोलते, भाग जाते, ठीक है। तो अपने को भागना नहीं है, अपने को सॉल्व करने का अप्रोच सीखना है। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे डील कराता हूं मैं, आप लोग देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दी पेयरिंग में क्या है, क्रोनोलॉजी दे दिया। क्रोनोलॉजी क्या सजेस्ट कर रही है आपको, ऑप्शन नंबर 2 स्टार्ट हो सकता है या तो 3 स्टार्ट हो सकता है, या तो 2 स्टार्ट हो सकता है या तो 3 स्टार्ट हो सकता है, ये सजेस्ट कर रही। तो या तो 2 स्टार्ट होगा या तो 3 से स्टार्ट होगा आंसर, ये दोनों तो स्टार्ट नहीं है, तो आपको परेशान होना नहीं है, ठीक है। वो खुद आपको क्या बता रहा है यार, आंसर या तो 2 से स्टार्ट होगा या तो 3 से स्टार्ट होगा। तो हमारा अभी के लिए इमीडिएट फोकस 1 और 4 नहीं है। तो इतना समझ में आ गया, तो 2 या 3। अब इन दोनों में से कौन आएगा, इन दोनों में से कौन आएगा, वो बहुत आसान है, मैं अभी आपको समझा देता इन दोनों में से कौन आता। चलिए यहां पर है ऑप्शन नंबर 2 में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय प्रणतका वन। तो कुछ भी नहीं, तुम लोग या इन जनरल सारे स्टूडेंट एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के बाद मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते, तो भी पढ़ते और एनसीईआरटी भी पढ़ते, जैसे सतीश शर्मा की पढ़ लिए,
तो एंशिएंट हिस्ट्री जहां पर खत्म होती वो टॉपिक होता है पल्लवास, और मिडेवल हिस्ट्री जहां से शुरू होती है वो होता है चोला। तो एंशिएंट में हम पल्लवा को पढ़ लेते, मिडेवल अर्ली मिडेवल में आप चोला को पढ़ते। तो दोनों में पहले कौन आ गया? पल्लवा। पल्लवा। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला आएगा। बस, तो समझ गए। तो ये 3 वाला चले गया, 3 वाला चले गया, अब ये 2 वाला आ गया, अपना काम आसान। उसके साथ साथ अब उन्हीं भी क्या बोल दे रहा, ये 3 अब लास्ट में ही आएगा, और झंझट नहीं है अपने को, अब इन्हीं लास्ट में ही आएगा। अब हमारा काम खाली क्या है, या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 1 आएगा, इतना है। So now we need to focus only on 1 and 4, इतना ही। तो अब कैसा आंसर निकालना वो भी बता। तो 1 एंड 4 पे अपन फोकस कर रहे हैं। 1 में क्या है, राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोज, और इसमें है पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। तो अब क्या करना है अपने को, ये प्रतिहारास पालास जो भी है अपन 3 पार्टी स्ट्रगल बोल के अर्ली मिडेवल में भी पढ़ते, अगर से याद आया तो एग्जाम में। अदरवाइज यहां पर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर ए पर्टिकुलर किंग कॉल्ड किंग भोज, और फोर्थ में क्या लिखे हैं, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। सो फोर्थ ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन ऑफ ए डायनेस्टी, and first option is talking about rise of a dynasty under a particular king। तो दोनों में क्रोनोलॉजी पहले कौन सी आ सकती बोले तो कोई भी डायनेस्टी का फाउंडेशन की बात पहले आ सकती। पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला पहले आना, यानी 4 नंबर वाला पहले आना। देन राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा, जैसे राइज ऑफ मुगल अंडर अकबर, वो इवेंट बाद में आएगा, लेकिन पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला पहले आ सकता, क्योंकि ये प्रतिहारा पाला जो है कॉन्टेम्पररी डायनेस्टी से ना, तो यहां पर अर्ली इवेंट कौन सा हो सकता, डायनेस्टी का फाउंडेशन, ना कि किसी डायनेस्टी का राइज। तो आपका आंसर आ गया 4 पहले आना, तो आंसर आपका सी हो गया। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग कर सकते हैं रियल टाइम में। कितने की बार ऐसा प्रैक्टिस कराया बच्चों को, परेशान नहीं होना। क्या करें हम इसमें, फिर से बता रहा हूं मैं, परेशान नहीं हुए, सबसे पहले परेशान नहीं हुए, ठीक है। पहले क्या करें, क्रोनोलॉजी वाला सवाल है, देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, 4 डिफरेंट किंगडम, 4 डिफरेंट किंग्स के नाम भी दे दिया, हम परेशान नहीं हुए। पहले हमने फोकस किया ये पैटर्न पे, पैटर्न सजेस्ट कर रहा है कि या तो 2 से आंसर शुरू होगा या तो 3 से, तो हमारा फोकस इन दोनों पे था, इमीडिएट फोकस इन दोनों पे नहीं था। फिर यहां पर पल्लवा और चोला में कौन आते, नो नीड टू फोकस ऑन महेंद्र वर्मन, नो नीड टू फोकस ऑन प्रणटका। तो हमारे को मालूम माइंडसेट में हम पल्लवा पढ़ लेते, तो पहले ये आएगा, तो 2 वाला पहले आएगा, फिर 3 उन्हीं खुद बोल दिया लास्ट में जाएगा। फिर यहां पर डायनेस्टी की फाउंडेशन की बात कर रहा, तो इसलिए उसको हमने पहले लिया, और आंसर आ गया हमारा सी। क्लियर। चलिए इससे डिफिकल्ट और एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, हिस्ट्री वाला ही है वो भी। देखिए 2021, तो 2020 हो गया, अब 2021 में और भी डिफिकल्ट सवाल है। 6 डायनेस्टी से, डिफरेंट डायनेस्टीज, गुप्ता, प्रामारास, पुष्याभूटिस, मौखिराज, यादव, मैत्राकाश। अब इतने डायनेस्टी तो कोई भी नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ सकता। और एक्चुअली ये सवाल सॉल्व करने के लिए आपको इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतना नॉलेज जरूरी भी नहीं है, बट बच्चे डर जाते, क्या बोलते, अरे ये क्या क्या पूछ ले रहा, क्या क्या पूछ ले रहा बोल के परेशान हो जाते। इतना करना नहीं है, बहुत सिंपल गेम है। पहले हम क्या करते,
पहले करेक्ट पूछ रहा, ओके, फिर पैटर्न क्या है देखते। अच्छा, पैटर्न में ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं, मैक्सिमम 4 सही हो सकते, फिर 3 या 2 हो सकते मैक्सिमम। इतना समझ में आ गया हम आपको पैटर्न देखने के बाद। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है। तो क्वेश्चन का डायरेक्टिव पैराग्राफ क्या है? तो डायरेक्टिव पैराग्राफ, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास until the rise of Harshvardhan in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? क्वेश्चन पूछा। तो फर्स्ट फेज क्या बोला हमने? डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। लास्ट फेज क्या बोल रहा? अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th सेंचुरी, किंगडम्स होल्डिंग पावर इन नॉर्थ इंडिया। तो यहां पर आपको ऑप्शन है। तो ऑप्शंस में हमारे को क्या समझ में आना मालूम? बेसिक क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल डिक्लाइन ऑफ गुप्ता, तो गुप्ता वाज ए वेरी वेरी लार्ज एम्पायर। जब वो डिक्लाइन हो रहा था तो एक पॉकेट में एक गुप्ता बाकी था। जैसा मुगल बहुत बड़ा एम्पायर था, डिक्लाइन होते 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 लास्ट दिल्ली तक ही आ गया उन्हीं। तो यहां पर भी क्या होता? डिक्लाइन ऑफ लार्ज एम्पायर सच एज गुप्तास डिक्लाइन हो रहा, तो एक गुप्ता आपको कहां मिलेगा? एटलीस्ट मगध से। मगध का है नॉर्थ इंडिया में से। तो एक ऑप्शन तो आपको गुप्ता ऑफ मगध आएगा आंसर। देन लास्ट कंडीशन क्या है? अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन वाज फेमस किंग, सबको जनरली मालूम रहता। और इन गिवन ऑप्शंस पुष्या भूटी ऑफ थानेश्वर एंड हर्षा इज फ्रॉम पुष्या भूटी डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर। तो अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन, तो अपर लिमिट गुप्तास ऑफ मगध क्वालिफाई हो गया, लोअर लिमिट पुष्या भूटी ऑफ थानेश्वर क्वालिफाई हो गया। तो एटलीस्ट 1 और 3 आपके आंसर में रहेगा। तो 1 और 3 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज बी। हो गया आंसर। आप क्वेश्चन की मदद से ही आंसर आ गया आपका। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता मीन्स एटलीस्ट 1 गुप्ता रहेगा, बाकी गुप्तास ऑफ मगध। राइज ऑफ हर्षवर्धन मीन्स पुष्या भूटिस रहेगा। हो गया आंसर 1 और 3। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप केयरफुली क्वेश्चन रीड करके ही कर ले सकते। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, स्टूडेंट खाली डर जा रहे क्वेश्चन को देख के। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आगे बताता हूं मैं। ये भी क्वेश्चन देखो 2020 का। इसको भी देखकर बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, यार क्या पूछ लिया यानी 2020 में। क्वेश्चन वाज, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रीक टुमुल्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? ए बी सी डी बोलकर दिया। So let's suppose we don't know anything about the great tumult or the Ulgulan. How we can arrive at the answer? We can arrive with the help of given options. कैसे? फर्स्ट ऑप्शन क्या है उन्हीं? उलगुलान को किससे रिलेट कर रहा? रिवोल्ट ऑफ 1857। इन जनरली हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हम कौन सा टॉपिक पढ़ते? रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ते सब। और फेमसली इसको क्या बोलते? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते। सब पढ़ लिया हम। But we never read उलगुलान इवेंट as रिवोल्ट ऑफ 1857। हम कभी भी नहीं पढ़े, स्कूलिंग में नहीं पढ़े, यूपीएससी की प्रिपरेशन में नहीं पढ़े। तो हाई चांसेस क्या है? ये ऑप्शन के साथ उलगुलान नहीं हो सकता। ओके, तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड, मप्पिला रिबिलियन ऑफ 1921। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते, इसको मप्पिलियन रिबिलियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट केरला में जाते, केरला में एक इवेंट हो जाता मप्पिला रिबिलियन, सबको मालूम। वहां पर भी उलगुलान बोल के नहीं पढ़ते हम, तो लो चांसेस है, ये भी जाता एलिमिनेट। देन इंडिगो रिवोल्ट है। इंडिगो रिवोल्ट भी मालूम हमको, ड्यू टू इंडिगो की वजह से हुआ था, बंगाल के एरिया में हुआ था, सब कुछ पता है, पढ़ के जाते ये भी। तो इंडिगो रिवोल्ट पे भी उलगुलान बोलकर नहीं रहता।
इन जनरली हम ये टॉपिक्स पढ़ते हैं, 1857 रिवोल्ट भी पढ़ते हैं, मप्पिला भी पढ़ते हैं, इंडिगो भी पढ़ते हैं। ये तीनों में हमने कभी भी उलगुला नहीं पढ़ा। बच गया क्या लास्ट ऑप्शन? बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899। सो लीस्ट टॉपिक हम जो पढ़ते ना वो मुंडा रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899 लीस्ट पढ़ सकते। तो उसमें क्या है, चांसेस उल गुलाम इसी इवेंट को बोलने के हाई हो जाते। तो जो टॉपिक हमने पढ़ा मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी उसको उल गुलाम के साथ नहीं पढ़ा। तो ए कट, बी कट, सी कट, डी विल बी यूर आंसर। ऐसा भी आंसर निकाल सकते। समझ में आया? और एक हिस्ट्री का बता रहा हूं सवाल, देखिए। हेलो, मैं क्लास में हूँ, स्टूडेंट्स के फोन आ रहे। क्लास में तो हूं ना मैं? जी सर। यस सर। ओके राइट। चलिए, लाइव अटेंड नहीं करे होंगे इसलिए कॉल कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। चलिए और एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, 2021 का सैंपल लिया हूं। विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्दी, हु, कु, कुई परटेन्स टू ए बी सी डी। अब रियल टाइम में स्टूडेंट परेशान हो जाता। एक तो विथ रेफरेंस टू इंडिया बोला और टर्म्स क्या है, हल्दी, हु, कुई परटेन्स टू डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, ट्राइबल लैंग्वेजेस। स्टूडेंट परेशान हो जाता, आंसर स्किप कर देता, भाग जाता। उतना परेशान होना नहीं, इसको रीड करने का सही पैटर्न क्या है बता दो, ऐसे क्वेश्चन को रीड कैसा करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन है ना उसके इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है देखना। एक तो डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उतना लंबा मत देखो, पहले देखो कि ये डांस बोल रहा। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है, यानी म्यूजिक बोल रहा, वो डांस हो गया या म्यूजिक हो गया। देन प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग यानी पेंटिंग्स बोल रहा हूं। फिर ट्राइबल लैंग्वेजेस यानी ये लैंग्वेजेस बोल रहा। तो अब समझ में आ गया, या तो ये डांस से रिलेटेड है, या तो म्यूजिक से, या तो पेंटिंग से, या तो लैंग्वेज से। कितना आसान हो गया अपना काम। तो लैंग्वेज रहा तो ट्राइबल लैंग्वेज रहेगा, पेंटिंग रहा तो केव पेंटिंग रहेगा। ठीक है, अब ऑप्शंस को रिलेट करो, हल्बी, हु, कुई। तो अब इसमें से एक जो ऑप्शन है तुम्हारा ये हु इज रिलेटेड टू योर लास्ट आंसर बिरसा मुंडा रिवोल्ट। तो वो रिवोल्ट का नाम क्या है मालूम? हु एंड मुंडा रिवोल्ट है, उसका एक्चुअल नेम क्या है? हु एंड मुंडा रिवोल्ट। तो हु इज अ ट्राइबल लैंग्वेज। तो आंसर आपको 2020 के क्वेश्चन से मदद मिलती है, ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो आप थोड़ा सा होमवर्क करके चल जाते कि 2020 में आपको पहले ही उसने पूछा था, 2020 में क्या पूछा था? बिरसा मुंडा रिवोल्ट पूछा था। तो वो मुंडा रिवोल्ट एक्चुअली क्या है? हु एंड मुंडा रिवोल्ट है वो। तो हु इज अ ट्राइबल लैंग्वेज, यहां पर हम मैच कर ले सकते हैं और आंसर आ जाता। तो इन दिस वे यू कैन अराइव एट द आंसर। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सब पूरा रीड करते हो लोग, डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पेंटिंग, इतना पूरा परेशान नहीं होना। जस्ट कीवर्ड देखना, डिफरेंशिएट करना, आंसर में आ जाना। तो अभी मैं तुम्हारे को डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट बताया, कैसा कैसा हम डील कर ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब और आगे लेके जा रहा हूं। ठीक है, और देखिए थोड़ा आर्ट्स एंड कल्चर के भी कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो बता रहा हूं। ठीक है, एक सैंपल क्वेश्चन लेकर आया हूं 2021 का। विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और कितने स्टेटमेंट दिया? 4 स्टेटमेंट दिया। और क्या पूछ रहा? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे बच्चों को तो 64 योगिनी टेम्पल ही कहाँ है नहीं मालूम, फिर भी उन्हें बोल दिया कि भाई मोरिना में है। अब वो टेम्पल के बारे में चार चार स्टेटमेंट मालूम रह सकते क्या? नहीं मालूम रह सकते, इतना आसान नहीं है। चार चार स्टेटमेंट तुम एग्जाम में जाके याद करना, उसको रिकॉल करना, नियर टू इम्पॉसिबल। तो क्या करना, सबसे पहले अपना काम क्या है, क्या कॉम्बिनेशन दिया देखना। कॉम्बिनेशन क्या दिया, ये दिया। तो 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 4, 2, 3, 4 मीन्स ऑल आर करेक्ट नहीं है यहाँ पर। 1, 2, 3 and 4 दिया ही नहीं, मतलब कोई ना कोई गलत है। तो वो गलत को क्या कर लिए हम, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या कर लिए ना, हमारा काम आसान हो जाता। तो क्वेश्चन इज 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, फर्स्ट ऑप्शन। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग रेन ऑफ कच्चा पक्का डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी का नाम ही कभी सुने नहीं हम। ओके, फिर टेम्पल क्या बोल रहा हूं, नहीं सर्कुलर टेम्पल बोल रहा हूं। ये कैसा है, सर्कुलर टेम्पल है बोल के बोल रहा हूं कि नहीं मालूम, और इस डायनेस्टी के बारे में भी नहीं मालूम। 64 योगिनी, तो कूल कूल रहने का। ओके ठीक है, नहीं मालूम, ओके बोलना। सेकंड रीड करते बोलना, सेकंड क्या है, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तो सेकंड ऑप्शन रिलेटेड टू फर्स्ट ऑप्शन। क्यों, फर्स्ट ऑप्शन में भी सर्कुलर टेम्पल ही बोला उसने, सेकंड में भी सर्कुलर टेम्पल ही बोला, मगर कंडीशन क्या लगा दिया, ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया बोल दिया। तो अब क्या हुआ, हमारे को मालूम कि चार की चार ऑप्शन यहां पर ऑल ऑफ दी अबाउ तो नहीं है, और ओनली सर्कुलर टेम्पल बोलकर उसने लिमिटेशन लगा दिया। तो लिमिटेशन को हम एलिमिनेट अगर से करके देखें तो टू गया, टू गया, टू गया, आंसर आ गया 1 and 4 ओनली। ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया बोलकर लिमिटेशन लगाया, वो लिमिटेशन को हमने एलिमिनेट किया। डायरेक्टली तीन की तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। हमने ऐसा क्यों एलिमिनेट किया, बिकॉज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर यूपीएससी पैटर्न। पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन पैटर्न का लेकर आ रहा हूं आपका, आर्ट एंड कल्चर का 2017 का। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विथ रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। एंड हियर ऑल भी है, 1, 2, 3 भी है। ओके, तो मणिपुरी संकीर्तना के ऊपर तीन स्टेटमेंट दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ए सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। सेकंड, cymbals are the only musical instruments used in the performance and it is performed to narrate the life and deeds of Lord Krishna. तो बेसिकली जब हम एनालाइज कर रहे थे ये क्वेश्चन, तो हमें पता था cymbals are the only म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलकर इसको लिमिटेशन लगा दिया उसने। तो ये लिमिटेशन गई, तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 कट, स्टेटमेंट नंबर 2 कट, 1 ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गया आपका। इट इज ए सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस एंड इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अब थोड़ा बहुत आपको मालूम रहना चाहिए कृष्णा के लिए करते संकीर्तना या किसके लिए, तो आपका आंसर आ जाता। बट यहां से आउटकम क्या आया था, सेकंड स्टेटमेंट में ओनली इंस्ट्रूमेंट बोलकर लिमिटेशन कर दिया था। तो सिमिलरली यहां पर भी लिमिटेशन क्या करा उन्हीं, ओनली सर्कुलर टेम्पल। तो आपको क्लिक हो जाना, यार इन्हीं मणिपुरी संकीर्तना में भी ऐसा ही पूछा था, जब हमने एलिमिनेट कर दिया वही पैटर्न पे बेस्ड है, एलिमिनेट करो, तीन की तीन ऑप्शन एलिमिनेट और आंसर आ गया। समझ रहे, समझ में आ रहा तुम लोगों को, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं यहां पर, मणिपुरी संकीर्तना, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये पहला हमारा पीडीएफ कंप्लीट हुआ डिस्कशन में।
यहाँ पर एक स्टूडेंट का फीडबैक आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, इरशाद जिया। ठीक है, तो इरशाद जिया हमारे फर्स्ट बैच के भी स्टूडेंट थे, और ये स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम प्रीलिम्स निकाला, और रिसेंटली इनका सिलेक्शन बिहार पीएससी में हुआ। अभी जस्ट 15 डेज बैक जो बिहार पीएससी का रिजल्ट आया ना, उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया इरशाद जिया का। तो यहाँ पर वो बोल रहे कि ही क्लियर हिज फर्स्ट प्रीलिम्स, उनका जो पहला ही अटेम्प्ट था वो भी क्लियर कर दिया, सेकंड प्रीलिम्स भी, बैक टू बैक प्रीलिम्स उन्होंने जब भी क्लियर कर लिया। ये पुराना फीडबैक है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो मैक्सिमम अभी सवाल तुम्हारे सामने शेयर करा ना भाई, 2020 के, 2021 के, जो ये स्टूडेंट खुद रियल टाइम में अप्लाई करके रिजल्ट लेकर आए। और 2020 में हमें एक आईएएस ऑफिसर भी मिला था, फैजान। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स से फायदा उठाए, और माशाल्लाह उनका हमेशा प्रीलिम्स आसानी से निकल गया। वन टाइम आपका माइंडसेट रेडी होने का प्रोग्राम है ये। एक मेंटर के साथ आपको अप्रोच सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ में शेयर कर रहा हूं, जस्ट वेट ए मिनट, और थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे हम। मैं क्लासरूम में हूं, एक बार आवाज दे दूं, क्या मैं क्लासरूम में हूं? जी सर है। ओके, राइट। ओके, चलिए अब दूसरा पीडीएफ लगाते हैं हम। अब देखो, अब तो बड़े मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 2024 का सबसे शानदार जबरदस्त क्वेश्चन कौन सा था मालूम? डब्ल्यूटीओ के ऊपर। और आज तक हमारे को डब्ल्यूटीओ बोले तो क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे हम। हमारे यूपीएससी यहां पर नया लेकर आया, एज पर दिस क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ मीन्स वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे बताओ, कौन सा कोचिंग सेंटर या कौन सा मटेरियल ये डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पढ़ा था हमें? कोई नहीं पढ़ा था, कोई भी नहीं पढ़ा था भाई। टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सवाल आ सकता है क्या? बट यूपीएससी पूछ लिया। और कितने ऑप्शन पूछा? तीन तीन ऑप्शन पूछा। अब बच्चे परेशान, वो बोलेंगे यार ये ऐसे सवाल आपको कौन तैयार करके जा सकता, कोई भी नहीं। बट हम क्या कर सकते हैं, हम माइंडसेट तैयार करके जाते। तो हमारा काम क्या था, हमारा अप्रोच, हम पहले क्या करते हैं? ओके, क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन मेनली फोकस करती टॉयलेट और वर्ल्ड लेवल पर काम करती, इतना हमको समझ में आ गया। फिर सवाल क्या पूछ रहा हूं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा हूं। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन क्या सजेस्ट कर रहे हैं हमें? 1 2 और 3 नहीं है, मतलब एक तो एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पक्का इनकरेक्ट है, या मैक्सिमम दो इनकरेक्ट हो सकते हैं। हम आपको समझ में आ गया। अब हम ये माइंडसेट से कीवर्ड टॉयलेट साथ में रखते हुए पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन, इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब यहां पर थोड़ा सा रुक जाओ तुम, बिकॉज यूनाइटेड नेशन के बारे में सब बच्चे तो बेसिक पढ़ के जाते हैं, एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में भी पढ़ के जाते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन के क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, वो 6 ऑर्गन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सो एंड सो। और एजेंसीज होते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज 15 होते हैं, जिसमें आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वो सब होते हैं, हम पढ़ गए। तो कभी भी हमने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन को एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन नहीं पढ़ा। तो मीन्स वन इज इनकरेक्ट। सो एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन बोलते ही यू कैन एलिमिनेट, क्योंकि आपने कभी भी यूनाइटेड नेशन सेटअप में उसको नहीं पढ़ा। तो वन गया, तो वन गया, तो एक ही ऑप्शन गया। फिर टू पढ़ना, टू क्या बोल रहा? वर्ल्ड टॉयलेट समिट
World Toilet Day, World Toilet College are key initiative of this organization to inspire action to tackle global sanitation crisis. अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है और उसका जो एजेंडा है दैट इज रिलेटेड टू टॉयलेट टॉयलेट टॉयलेट, तो कीवर्ड रिपीट हो रहा है, की थीम रिपीट हो रही, और ये इनिशिएटिव क्या कर रहा, इंस्पायर कर रहा ग्लोबल लेवल पर टू डील विथ सैनिटेशन क्राइसिस। यस, तो जैसा ऑर्गेनाइजेशन का कीवर्ड है वैसा ही ये ऑप्शन है, दैट मीन्स टू तो पक्का सही है। तो टू सही है मतलब या तो आंसर ए में है या तो डी में है, डी भी एलिमिनेट हो गया आपका। अब लास्ट ऑप्शन आपको पढ़ना है, या तो आंसर डी रहेगा या तो आंसर ए रहेगा। तो द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन यानी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस ऑफ फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स, टू ग्रांट फंड्स टू दी LDCs, least developed countries and developing countries to achieve end of open defecation. तो मेन फंक्शन क्या है बोल रहा हूँ, टू ग्रांट फंड्स, किसको फंडिंग करना, LDCs, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज सच एज बांग्लादेश एंड डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया टू अचीव एंड ऑफ ओपन डिफिकेशन। तो अब सोचो, अरे यार पिछले 5-10 साल से हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान चल रहा, जिसका मकसद भी क्या था, इंड ओपन डेफिकेशन। हमने स्वच्छ भारत अभियान 1 चला दिया, अभी 2 चल रहा, फिर 2.0 के नाम पे प्लस प्लस क्या क्या की चला रहे हम, लेकिन कभी भी ये ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में पढ़ा ही नहीं हमने। सो मीन्स द मेन फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स, ये नहीं हो सकता इसका काम, क्योंकि हमारे स्वच्छ भारत के लिए भी तो फंड आ सकता था, क्योंकि हम भी तो डेवलपिंग कंट्री है। तो फंडिंग ग्रांट करने का इसका काम नहीं हो सकता, तो हमने ऑप्शन नंबर डी को कट कर दिया। डायरेक्टली आंसर आपका आ गया टू ओनली। मोर ओवर, और ये जो WTO वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें ये जो दिया देखो, टू ग्रांट फंड्स टू LDCs एंड डेवलपिंग कंट्रीज, और कभी भी LDC या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को कोई भी फंड आसानी से नहीं मिलता। इन्वायरमेंटल फंड भी आज तक नहीं मिला, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते मगर कभी नहीं मिलता। तो फंडिंग का जब भी आता ना, समझ जाना कि यार ये मजे ले रहा था, पैसे देने वाले नहीं है लोग। तो ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट, आंसर आ गया आपका टू ओनली। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई अब कौन सोच सकता है कि भाई कल को हाँ वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा। लोग तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के जाते। मैं सही बोल रहा नहीं भाई? कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई WTO के ऊपर आएगा सवाल। तो ऐसे ऐसे सवाल के लिए भी आप रेडी रह सकते हैं एंड यू कैन अराइव एट द आंसर। ओके, और दूसरा बता रहा हूं आपको, अब ये देखिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ये आजकल नया अप्रोच चल रहा। ये अप्रोच पे 15-20 सवाल आ रहे, या 15 आ रहे, या 10 आ रहे, धीरे धीरे करके ये पैटर्न बढ़ाते जा रहा हूं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो पहले क्या करना, ये पैटर्न को समझ जाना। सबसे पहले होमवर्क क्या कर लेना अपन, ये पैटर्न पे सवाल आया तो आंसर कहाँ रहता, आंसर ए कब रहेगा, बी कब रहेगा, सी डी कब रहेगा, वो आपको याद रखना। सबसे पहले याद रखो सी कब आंसर रहता। सी विल बी आंसर व्हेन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। 1 सही रहना, ये गलत रहना, आपका सी आंसर आता। देन डी 1 इज इनकरेक्ट, जब तुम 1 इज इनकरेक्ट देख लो ना, सीधा डी आंसर मार देना, 2 इज करेक्ट हो जाता। ए कब सही रहता, बोथ आर करेक्ट एंड 2 एक्सप्लेन दी 1, एंड बी कब रहता, बोथ आर करेक्ट बट 2 डज नॉट एक्सप्लेन दी 1। तो ये पैटर्न पे बहुत सवाल आता है, ये पैटर्न को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लो। अब यहाँ पर थोड़े से सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 2024 के, ऐसे ही 2022, 23, 24 हर जगह पर है ऐसे पैटर्न पे। तो स्टेटमेंट 1,
many chewing gums found in market are considered a source of environmental pollution. अब यहां पर भी तुम सोच सकते हैं, वहां पर तो पहले वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पे पूछा, अब यहाँ पर तो च्युइंगम के ऊपर पूछ रहा। भाई ये टॉपिक पे कौन प्रिपेयर होकर आता? कोई भी प्रिपेयर होकर नहीं आता। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप क्लियरली रीड करो, क्या बोल रहा हूँ? मेनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक सोर्स है बोल रहा हूँ। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत होते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन रहने दो, या फिर तुम्हारा वाटर पोल्यूशन, कोई भी डिग्रेडेशन वाला पोल्यूशन होने दो। यहाँ पर उसने ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी बोला, इट इज ए सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में बोला, तो यहाँ पर ये क्वालिफाई हो सकता। सेकंड स्टेटमेंट, मेनी च्युइंग गम्स contain plastic as gum base. Many chewing gums contain plastic as gum base. तो अब तुम रिलेट कर सकते कि यार यहाँ पर इन्हें प्लास्टिक एज ए गम बेस बोल रहा, एंड यू कैन रिलेट दिस प्लास्टिक पोल्यूशन एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द वन, तो आंसर विल बी ए। ए आप कर ले सकते हैं आंसर। और इसी पैटर्न पे दूसरे क्वेश्चन ट्राई करो आप। You can try this question. Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from immigrating to other countries. तो बहुत फेमस इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे वेनेजुएला में, बट ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर स्टेटमेंट 1, recently Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from immigrating to other countries. So first of all, common sense भी लगाओ तुम, economic crisis of this level cannot be achieved in a rapid recovery. इतना rapid recovery कोई भी country नहीं कर सकता। तो ये क्या है? It is a false statement, incorrect statement. तो incorrect स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट मींस डायरेक्टली आंसर आपका आ जाता डी, क्योंकि वेनेजुएला अभी तक इकोनॉमिक रिकवरी नहीं देखा, और कोई भी कंट्री इतनी जल्दी रिकवरी देख भी नहीं सकता जहां पर वो लेवल के इकोनॉमिक इश्यूज आ गए। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली आपका आंसर डी आता। नो नीड टू रीड सेकंड स्टेटमेंट, ये पैटर्न से आपको रीड करने की जरूरत नहीं रहती। व्हेन 1 इज इनकरेक्ट तो डायरेक्टली आंसर आपका डी आ जाता। सिमिलरली और एक पैटर्न, इसी पैटर्न पे और एक सवाल है 2024 में, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा? इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए। क्यों भाई? हम तो हथियार खरीद लेते, हथियार इंपोर्ट कर लेते, ये तो भाई एप्पल है, ये थोड़ी ना कोई बम है, हम तो बम भी खरीद लेते इनके पास से। ओके, तो यहां पर क्या बोल दिया? जनरल स्टेटमेंट बोल दिया, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए। अरे क्या बात कर रहा भाई, एप्पल से भाई, फ्रूट है, एप्पल है, डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूएसए। कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, कट करो। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, तो डायरेक्टली आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाता, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए बोलते ही आप कट करें, सीधा आंसर आपका डी आ गया। फिर ये जो स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 2 पहले से ही यूपीएससी ने आपको पूछ लिया था। स्टेटमेंट 2 क्या है? इन इंडिया लॉ प्रोहिबिट्स इंपोर्ट ऑफ जीएम फूड विदाउट अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यस, ये सही है, इंपोर्ट ऑफ जीएम फूड विदाउट अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये यूपीएससी पूछा भी था क्वेश्चन 2015 में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, ये है वो अप्रूवल देने वाली कमेटी, ये पहले ही पूछ लिया। इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट, वो पहले ही पूछ लिया।
है। और देखो, बहुत आसान आसान भी पूछता है। अब ये 24 का और एक क्वेश्चन देखो, 67 नंबर पे था। 5 कंट्रीज के नाम दिया, कंट्रीज, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन? या तो लो बर्थ रेट रहना, या फिर एजिंग पॉपुलेशन, या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज इटाली। तो यूरोपियन कंट्रीज में आपको जनरली मालूम एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, तो इटाली भी न्यूज में था, थोड़ा बहुत क्लिक हो जाता आपको। सेकंड ऑप्शन जापान, जापान बोलते ही फुल कॉन्फिडेंट आ जाता आपको, एजिंग पॉपुलेशन बोलते ही। तो 1 एंड 2 पे फुल कॉन्फिडेंट आ जाता। तो पैटर्न आपको क्या सजेस्ट कर रहा, 1 एंड 2 एक ही जगह पर है, विद द ऑप्शन 4। 4 क्या है, साउथ कोरिया, वो भी मालूम आपको। तो डायरेक्टली आप आंसर लगा दे सकते हैं 1, 2 एंड 4, क्योंकि आल तो है ही नहीं पैटर्न में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली और बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने प्रैक्टिस कराने को, लेकिन काफी है, आज का टाइम हो गया। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आप जितना एक मेंटर के साथ रहकर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करोगे, उसको क्वेश्चन की मदद से ही सॉल्व करोगे ना, आपको प्रीलिम्स बहुत आसान लगेगा। और मैं बता रहा हूँ ना, हर साल 40 क्वेश्चन आपको अनकन्वेंशनल आएंगे, अनकन्वेंशनल 40 किताब के बाहर से। भाई उसको कैसे सॉल्व करोगे आप, यही स्मार्ट अप्रोच लगाकर, कीवर्ड अप्रोच लगाकर हैंडल करना पड़ेगा रियल टाइम में, अदरवाइज किसी से वो सॉल्व नहीं होते। 40 क्वेश्चन, आपको कोई टेस्ट सीरीज वो 40 क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करा सकती, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करा सकता, आपको स्किल्स ही करा सकते हैं वो। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पीवाईक्यू थीम बहुत रिपीट करता है यूपीएससी। थोड़ा सा यहाँ 2 मिनट में मैं आपको पीवाईक्यू थीम वाले यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो इस साल पूछा 24 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाई हाइड्रोजन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट इमिशन? तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो पर्टिकुलरली 2015 का एक क्वेश्चन था फ्यूल सेल्स के ऊपर। आप ये क्वेश्चन को भी रीड कर लिए तो आपको आंसर मिल जाता। फ्यूल सेल्स बहुत बार पूछा यूपीएससी, उसका फेवरेट टॉपिक है। और थोड़े से पॉलिटी के क्वेश्चन देखो जो हमेशा रिपीट हो रहे। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्राइवेसी, फर्स्ट टाइम हम आपको 2018 में पूछा, फिर 2021 में, 2020 में, एन नंबर ऑफ टाइम राइट टू प्राइवेसी पूछा उसने, अभी भी पूछा 24 में। सिमिलरली बिल्स, बिल्स इन पार्लियामेंट उसका फेवरेट है। और मनी बिल, मनी बिल हमारे को 2018 में भी पूछा था, अभी भी पूछा, 4 4 स्टेटमेंट देकर, फेवरेट थीम। इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी में टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट 2014 में मानसून क्लाइमेट पूछा, 15 में इक्वेटोरियल पूछा हमारे टाइम पे, 21 में सावाना पूछा, अब 24 में यहां पर और एक क्लाइमेट के ऊपर डिस्क्रिप्शन देकर पूछ दिया। इसका सिंपल है, आप जीसी लियोंग पढ़ लो, 12 13 टाइप के क्लाइमेट होते हैं, हो गया आंसर आपका। हर साल पूछ रहा हूं क्लाइमेट के ऊपर, लेकिन आपको थीम निकाल के देने वाला होना। इसी तरीके से और एक ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन, 21 जून का सवाल हमारे टाइम पे भी पूछा था 2019 में, फिर और 2022 में पूछा, और अभी भी पूछा, बहुत बार पूछ रहा हूं। तो हर टॉपिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हर सब्जेक्ट रिपीट होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थीम होते हैं। आप थीम देखते जाना, प्रिपेयर होते जाना, यू कैन सेव योर टाइम, योर एनर्जी, एंड यू कैन इंप्रूव योर मार्क्स विथ हाई मार्जिन। तो प्रीलिम्स निकालना बहुत आसान है, ठीक है।
इसके साथ साथ ये जो अप्रोच अभी आप सीख रहे ना, ये अप्रोच आपको सी सैट में कॉम्प्रिहेंशन में भी मदद देगा। जो 25 से 30 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ना, उसको भी आप सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओगे। जब ये अप्रोच पे आपको कमांड आ जाएगी ना, तो सी साइड भी आपका कॉम्प्रिहेंशन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अभी हम ये डेमो लेक्चर क्लोज कर रहे हैं। तो जैसा मैं आपको बताया, मैं डेली 1 आवर लूंगा आपको क्लास, इवनिंग आवर्स में लूंगा क्लास इंशाल्लाह डेली, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा आपको इमीडिएट। ठीक है, 1 मंथ में आपको अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पे अच्छे से मास्टरी आए जैसा कर लेना है प्रैक्टिस, तो आपको 40 अनकन्वेंशनल क्वेश्चन का डर निकल जाएगा। और यहाँ लेट सपोज ये 40 में से आप रियल टाइम में 30 सही करे, 10 इनकरेक्ट भी करे समझो, तो भी नेट आपको 27 into 2 54 के मार्क्स मिलते, 54 मार्क्स। यानी आधा तो आप क्वालिफाई ऐसे ही हो जाते विद द हेल्प ऑफ अनकन्वेंशनल क्वेश्चन। देन रिमेनिंग जो 60 क्वेश्चन है हमारे रेगुलर सब्जेक्ट के हैं, उसके इंपॉर्टेंट थीम्स आप प्रिपेयर कर लिए। ये जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए तो आपको उसमें से तो 90% मार्क्स मिलते, क्योंकि पीवाईक्यू है, रिपीटेड होते। तो यहां से आपको एक 40 मार्क्स मिल जाते, 40 मीन्स 95 मार्क्स। तो आजकल का तो कट ऑफ ही 95 है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अभी बाकी है करने के लिए, तो प्रीलिम्स निकालना आपका आसान हो जाता। ठीक है, तो होपफुली आप समझे होंगे इस प्रोग्राम की अहमियत को। बहुत सारे बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस रैंकर्स लेकर आ गए, और मैं खुद भी, मैं 1 साल ही मेहनत करा था मेरे टाइम पे, 2015 के प्रीलिम्स से पहले। आज कुछ 10 साल हो गए, मेरा कभी प्रीलिम्स नहीं रुका अलहमदुलिल्लाह। तो ये होता है प्रीलिम्स में, अच्छा सा आप स्किल्स डेवलप कर लो, आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो इसके बाद ऑफिशियली आप मुझे लोग पर्सनली कॉल करो, एडमिशंस ले लो। 5 जनवरी से 5 जनवरी से हम ऑफिशियल क्लासेस शुरू कर देंगे। आप भी ज्वाइन हो, और आपके फ्रेंड सर्किल में जो नए स्टूडेंट्स हैं या प्रीलिम्स को लेकर परेशान हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए। ठीक है, चलिए फिर मैं रखता हूं, कंक्लूड करेंगे, रख देंगे, क्लोज करना। चलिए क्लोज करता हूं फिर मैं यहाँ। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस डेमो लेक्चर। ओके, चलिए रख रहा हूं मैं। अल्लाह हाफिज।